Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about registration under GST. GST में रजिस्ट्रेशन कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, किन लोगों को कराना है, इन सभी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा मेनली इन बातों पे केंद्रित होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, हुई लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। दूसरा, रजिस्ट्रेशन कराने के क्या फ़ायदे हैं, अगर नहीं कराए रजिस्ट्रेशन तो फिर क्या नुकसान होगा, क्या पेनल्टी देना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के कुछ यूनिक फीचर्स हैं, उसको भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो है 15 डिजिट नंबर मिलेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 15 डिजिट का होता है, जो कि REG GST REG 06 में मिलेगा। एक फॉर्म है उसमें मिलेगा, ये 15 डिजिट का होता है। 10 डिजिट जो है ये आपका पैन का होता है। किसी इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन कराना है तो इंडिविजुअल का पैन होगा, अदरवाइज पार्टनरशिप या कंपनी के केस में उसके ऑथराइज सिग्नेटरी या रिप्रेजेंटेटिव का पैन नंबर होगा। और शुरू के 2 लेटर जो है वो स्टेट का कोड होगा, जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस स्टेट का कोड होगा। जैसे 08 जो है हमारे केस में वो राजस्थान का स्टेट कोड है, तो शुरू का 2 डिजिट स्टेट कोड होगा। और लास्ट के 3 डिजिट में पहला डिजिट जो शो करता है उस स्टेट में आपके कितने रजिस्ट्रेशन है, पहला डिजिट वो शो करता है। जैसे इस एंटिटी का देखें तो इस रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर देखें तो इसके पहला रजिस्ट्रेशन है राजस्थान में, पहला रजिस्ट्रेशन। अगर इसने 2 रजिस्ट्रेशन करा रखा होता तो यहाँ पे 2 लिखा होता। 1 लिखने का ये मतलब है ये पहला रजिस्ट्रेशन है। और जेड जो है बाय डिफ़ॉल्ट सभी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में आएगा। और लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो चेकसम डिजिट होता है, इट में भी जेड और सम अदर डिजिट। तो हम लोगों ने क्या देखा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 15 डिजिट का मिलता है, जो कि GST REG 06 फॉर्म में प्राप्त होगा। इसमें उस व्यक्ति से रिलेटेड, उस फॉर्म से रिलेटेड सारी डिटेल होंगी। और ये 15 डिजिट का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। यह नंबर हर एक सप्लायर के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ये पैन बेस है। सभी का पैन चूँकि अलग अलग होता है तो ये पैन बेस होगा। तो अभी तक हमने ये GST के रजिस्ट्रेशन के बारे में देखा। अब आगे देखते हैं GST के बारे में कुछ और बातें, रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ और बातें देखते हैं। अंडर एनी टैक्सेशन लॉ रजिस्ट्रेशन इज मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। जैसे सर्विस टैक्स में हम रजिस्ट्रेशन कराते थे, एक्साइज में रजिस्ट्रेशन कराते थे, या वैट में रजिस्ट्रेशन कराते थे, उसी तरह किसी GST में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। GST में रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि इससे गवर्नमेंट पहचान करेगी कि आप जेन्युइन बायर, जेन्युइन सेलर है, जेन्युइन सप्लायर है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो गवर्नमेंट को ये पता नहीं चलेगा कि आप एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर GST रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। GST रजिस्ट्रेशन से टैक्स पेयर का आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होता है। और GST रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत ही टैक्स की कंप्लायंसेस इंश्योर की जा सकती है। अदरवाइज आप रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे तो फिर टैक्स कंप्लायंस काहेगा। इसीलिए टैक्स कंप्लायंस को करवाने के लिए GST रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। यह पहला स्टेप होता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिकमिंग GST कंप्लायंट। GST कंप्लायंट बनने के लिए GST के रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए सबसे पहला कदम है कि आप GST रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे किसी बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए उसका स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। सबसे पहले प्ले स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, फिर नर्सरी में, फिर KG में, फिर फर्स्ट में, ऐसे सोन बढ़ता जाता है। उसी तरह GST में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहला स्टेप है, GST में आने के लिए पहला स्टेप है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। बिना रजिस्ट्रेशन के GST में कोई बात ही नहीं बनेगी। दूसरा, अंडर इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम विदाउट रजिस्ट्रेशन ए पर्सन कैन नीदर
collect tax from customer nor claim credit of tax paid by him. बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराए हुए ना तो कोई टैक्स को कलेक्ट कर सकता है और न ही टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। आइए समझते हैं इसका क्या मतलब है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत ही कोई टैक्स को क्लेम कर सकता है और कोई टैक्स क्रेडिट ले सकता है। जैसे मान लिया जाए आपने 1000 रुपये का कोई माल खरीदा और इस पे जीएसटी के रेट हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 10% है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के रेट 10% है तो हमारा जीएसटी हो गया 100 रुपये, टोटल वैल्यू हो गया 1100 रुपये। 1100 रुपये का माल हमने खरीदा, दैट इज परचेज। फिर हमने इसी माल को मान लिया जाए 1200 रुपये में बेच दिया तो जीएसटी इस पे कितना हम चार्ज करेंगे कस्टमर से 10% की दर से। टोटल प्राइस हमें मिलेगा 1320 रुपये। हमने पीछे 1100 रुपये दे के आया और हमें 1320 रुपया मिले। इस 1320 रुपये में 120 रुपये हमें सरकार को जमा करना है। अभी जो 120 रुपये हमें सरकार को जमा करना है ये सारा हमें जमा नहीं करना। जो पीछे हमने 100 रुपये पे करके आया हूँ अपने परचेज पे, अपने माल पे जो खरीदा है हमने, तो 100 रुपया लेस करके रिमेनिंग 20 रुपीज़ ही हमें आगे गवर्नमेंट को पे करना है। गवर्नमेंट को जीएसटी कितना पे करना है? 20 रुपये। फिर से समझते हैं। 1000 रुपये का कोई माल था, मान लीजिए 1000 रुपये का कोई शर्ट है, इस पे 10% जीएसटी है तो कितना हो गया? 1100 रुपया। फिर हमने इसी शर्ट को 1200 रुपये में बेचा, 10% जीएसटी लगाया, 1320 रुपया फाइनल प्राइस बना, फाइनल प्राइस। और इस 1320 रुपये तो से हमने कस्टमर से कलेक्ट कर लिए। इस 1320 रुपये में से 120 रुपये हमें महीने के अंत में 20 तारीख को 120 रुपये सरकार को जमा करना है। ये सारा 120 रुपये हमें जमा नहीं करना। 120 रुपये में हम चूँकि 100 रुपये ऑलरेडी पे करके आए हैं अपने सप्लायर को, तो 100 रुपये लेस कर देंगे और नेट हमें 20 रुपया पे करना। अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तभी हमें ये बेनिफिट मिलेगा 100 रुपये एडजस्ट करने का। अदरवाइज हमें 100 रुपये एडजस्ट करने की फैसिलिटी, ये 100 रुपये एडजस्ट करने की फैसिलिटी हमें नहीं मिलेगी। इस 100 रुपये एडजस्ट करने की जो फैसिलिटी है इसी को जीएसटी में आईटीसी कहते हैं। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो पीछे अपने परचेज पे टैक्स पे करके आए हैं उसको एडजस्ट करने की फैसिलिटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। और 120 रुपया जो कलेक्ट करने का राइट हमें कस्टमर से तभी मिलेगा जब हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, तो हम कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। उस केस में हम कस्टमर से केवल 1200 रुपये ही चार्ज कर सकते थे, जीएसटी अलग से चार्ज नहीं कर सकते। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। वही लिखा हुआ है, विदाउट रजिस्ट्रेशन ना तो हम जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं और ना ही जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। ना ही जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आगे रजिस्ट्रेशन लीगली रिकॉग्नाइज ए पर्सन एज सप्लायर ऑफ गुड्स। रजिस्ट्रेशन कराने से पर्सन लीगली रिकॉग्नाइज होता है कि वो जेन्युइन सप्लायर है एंड लीगली ऑथराइजेज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस। वह टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी ऑथराइज होता है गवर्नमेंट की ओर से, अदरवाइज ही कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स। और पास ऑन क्रेडिट मतलब आईटी, अगर रजिस्टर्ड पर्सन से आप माल खरीदेंगे तभी आपको आईटीसी मिलेगा, अभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप माल खरीदते हैं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। तो आईटीसी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप रजिस्टर्ड हों। तो वही लिखा है, एंड लीगली ऑथराइजेज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द कस्टमर एंड पास ऑन द क्रेडिट of the taxes paid on the goods and services supplied
to the purchaser recipient. He can claim the input tax credit of the tax paid and can utilize the same for the payment of tax due on supply of goods or services. वही बात है. Registration ensures the seamless flow of input tax credit from supplier to recipient at national level. Registration होगा तभी आप ITC ले पाएंगे, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो. अदरवाइज आप ITC का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. तो रजिस्ट्रेशन ITC लेने के लिए ही मेन मुद्दा जो ITC का, इसी को लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. अंडर GST लॉ ए सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन. अब आगे लिखा है GST में कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट नहीं है. GST में कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट नहीं है. GST में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है. स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए आपका इंडिया में अलग अलग, मान लो ये इंडिया है, सॉरी, मान लो आपका मुंबई में बिजनेस है, दिल्ली में बिजनेस है, कोलकाता में बिजनेस है, चेन्नई में बिजनेस है. इन 4 जगहों पे आपकी दुकान है. तो आपको इन चारों जगह के लिए अलग अलग GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप एक रजिस्ट्रेशन कलकत्ता में करा लिए तो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा. नहीं, आपको कलकत्ता के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराना है, चेन्नई के लिए अलग, दिल्ली के लिए अलग, मुंबई के लिए अलग. तो यही लिखा हुआ है. GST रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन. पहले सर्विस टैक्स में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन होता था, पूरे एक इंडिया के लिए एक रजिस्ट्रेशन. पर GST में ऐसा नहीं है. GST में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. जितने स्टेट में आपका बिजनेस है, मान लीजिए केवल दिल्ली में आपका बिजनेस है तो केवल दिल्ली में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. Centralized registration under service tax. There is no concept of centralized registration under GST laws. A supplier has to obtain registration in every state, union territory from where he makes a taxable supply, provided his aggregate turnover exceed a specified threshold limit. इस थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में अभी थोड़ी देर में रुक के चर्चा करेंगे. ये लिखा, यहाँ तक क्या लिखा गया है? ए सप्लायर हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट. हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है. फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई, जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है. टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब है? कुछ सप्लाई, जिस सप्लाई पे टैक्स लगता है, जिस सप्लाई पे टैक्स पे करना. मान लीजिए मुंबई में हम मोबाइल का बिजनेस करते हैं और दिल्ली से हम फूड ग्रेन्स का बिजनेस करते हैं, जैसे सीरियल्स बेचते हैं, जैसे मान लीजिए व्हीट का बिजनेस है या बेंगल्स का बिजनेस है जिसपे कि टैक्स नहीं है. तो हमें रजिस्ट्रेशन कराने की केवल रिक्वायरमेंट मुंबई में होगी, ना कि दिल्ली में, क्योंकि जो व्हीट का बिजनेस है या बेंगल्स का बिजनेस है इस पर कोई GST चार्ज नहीं होता है. तो नेचुरली आपको यहाँ पे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. दिल्ली में तभी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन तभी कराना है जब आपको GST पे करना है, क्योंकि आपका बिजनेस इस ऐसे नेचर का है जिसपे कि कोई GST की लायबिलिटी ही नहीं है. GST टोटली एग्जम्प्ट है. दैट इज वाई यू नीड नॉट टू गेट GST रजिस्टर्ड. मुंबई में चूँकि आपकी GST की लायबिलिटी है, मोबाइल पे GST लगता है, इसीलिए आपको मुंबई में GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. यही बात लिखी है यहाँ पे. आइए आगे पढ़ते हैं. ये लिखा है रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई, provided his aggregate turnover exceed the specified threshold limit. अब GST में एक थ्रेशोल्ड लिमिट है. जैसे रजिस्ट्रेशन कब कराना है? पहले दिन ही कराना है, धंधा चालू किया उसी दिन कराना है, या फिर थोड़ा रुक के कराना है? इसमें आपकी चॉइस है. मान लीजिए आपका टर्न ओवर दिल्ली में 10 लाख रुपए से कम है. दिल्ली में आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है. अगर 20 लाख से टर्नओवर ज़्यादा है और आप सप्लायर ऑफ सर्विस हैं, सर्विस का सप्लाई करते हैं, तो दिल्ली में आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. तो पहले ही दिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है. रजिस्ट्रेशन तब कराना है जब आपका टर्नओवर
स्पेसिफाइड लिमिट से, जिसे कि थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं, उससे अधिक हो जाए। ये नहीं कि धंधा पहले दिन चालू करते ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, उसके बिना धंधा आप नहीं कर सकते। उसके बगैर भी धंधा कर सकते हैं, कुछ दिनों तक कर सकते हैं। वो तब तक कर सकते हैं जब तक कि उस लिमिट से आप क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे वो लिमिट क्रॉस करेंगे आपको उससे 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये जो लिमिट है, कुछ स्टेट के लिए 10 लाख है, कुछ के लिए 20 लाख है, और कुछ केसेस में ये 40 लाख है। तो 10 लाख किस में है? 10 लाख है स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 10 लाख है, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 स्टेट के लिए ये लिमिट 10 लाख है। 10 लाख से जैसे ही ज़्यादा यहाँ पे टर्नओवर होगा, जैसे ही आपका सप्लाई 10 लाख से ज़्यादा होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बाकी स्टेट के लिए 20 लाख है, बाकी स्टेट के लिए ये लिमिट 20 लाख है। वहीं अगर आप केवल गुड्स में डील करते हैं, सर्विस में डील नहीं करते हैं, सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, तो आपको ये लिमिट 40 लाख रुपए दी गई। ये 40 लाख रुपए इन 4 स्टेट के लिए नहीं है। इन 4 स्टेट को छोड़ के रेस्ट अदर स्टेट के लिए ये 40 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। उसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जिसे कि आगे डील करेंगे, उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो हम कहाँ थे? एग्रीगेट टर्नओवर से अगर एक्सीड करता है 10, ए सप्लायर हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई, प्रोवाइडेड हिज एग्रीगेट टर्नओवर exceed a specified threshold limit. Thus, he is not required to obtain registration from a state from where he make non-taxable supply. Non-taxable supply मान लो जैसे कि बेंगल्स आप बेचते हैं, मान लीजिए फ्रूट बेचते हैं, या वेजिटेबल का बिजनेस है आपका, तो ऐसे केसेस में कोई जीएसटी नहीं है, तो नेचुरली वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सर दोनों का बिजनेस है, वेजिटेबल भी बेचते हैं प्लस मोबाइल भी बेचते हैं, तब आपको उस केस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर एक ही दुकान से एक ही स्टेट में से दोनों बिजनेस करते हैं, देन आपको जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर सकता है। आपके पास ये चॉइस है कि आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, बिना इस लिमिट को क्रॉस किए हुए भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपके पास चॉइस है। ऐसे केसेस को वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उसके भी अपने फायदे हैं। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक। इसका कहने का क्या मतलब है? जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है टैक्स स्पेसिफिक नहीं है। कहने का ये मतलब है कि सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए, यूटीजीएसटी के लिए, आईजीएसटी के लिए, जीएसटी कंपनसेशन से इसके लिए केवल एक रजिस्ट्रेशन कराना है आपको जीएसटी में जाके कॉमन पोर्टल पे। कॉमन पोर्टल gst.gov.in पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन कराना है, केवल एक रजिस्ट्रेशन कराना है। आपने एक बार एप्लीकेशन डालना है और आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अलग अलग एक्ट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, यही लिखा गया है कि केवल एक रजिस्ट्रेशन कराना है। और जीएसटी ये पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन जो है पैन बेस्ड है। अगर आपके पास पैन है तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। उसके 2 एक्सेप्शन है, उसके बारे में थोड़ा रुक के बात करते हैं। Once a supplier is liable to register, he has to obtain registration in each of the state in which he operate business under the same PAN. मतलब अलग अलग स्टेट में आपका बिजनेस है तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर रही हो तो। अदरवाइज आप वॉलंटरी भी ले सकते हैं। फर्दर इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट यूनियन टेरिटरी। नॉर्मली आप एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चला सकते हैं। नॉर्मली आप एक ही रजिस्ट्रेशन से एक स्टेट में काम चला सकते हैं। पर अगर आपका एक ही स्टेट में एक से अधिक दुकान है, मान लीजिए एक स्टेट में आपकी 10 दुकान है, तो आप चाहे आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो एक ही रजिस्ट्रेशन ले लो, चाहे तो 10 दुकान के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लो। However, where he has multiple place of business in a state, he has the option either to get a single registration or for said union territory where he can declare one place as a principal place of business and other place as a additional place of business। ये क्या बोला है? इसके कहने का सिंपल सा ये मतलब, मान लीजिए दिल्ली में आपका 4 दुकानें हैं, 4 दुकानों पर आपकी दिल्ली में है,
तो एक जगह को प्रिंसिपल प्लेस डिक्लेयर करना, अदर प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना। जैसे मान लो गोदाम है या कुछ और है, तो ये प्रिंसिपल प्लेस हो गया, ये एडिशनल प्लेस हो गया। आप एक रजिस्ट्रेशन से काम चला सकते हैं। चाहे तो आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, 4 दुकानों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन के बारे में जो पावर है, ऑथोरिटी हमें कहाँ से मिलता है? ये सेक्शन 22 से सेक्शन 30 के बीच हमें मिलता है। सेक्शन 22 से सेक्शन 30 रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जो कि चैप्टर 6 ऑफ CGST एक्ट है। और इससे जो रिलेटेड रूल है, रूल 8 टू रूल 26 है। CGST रूल 8 to 26। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में हम जानते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि GST जो है पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। GST क्या है? पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि GST में रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपके पास पैन होना चाहिए। बिना पैन नंबर के आपका GST में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पर इसके भी 2 अपवाद हैं। इसके 2 अपवाद क्या हैं? जैसे कि आपके पास ऑलरेडी एक टैन हो, आपके पास ऑलरेडी टैन है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, जो कि इनकम टैक्स में TDS काटने के लिए आप लेते हैं, आपके पास है, तो उसके बेसिस के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अलग से पैन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा एक्सेप्शन है कि रजिस्ट्रेशन विथ पैन ऑफ अनदर नाम। मान लीजिए आप नॉन रेजिडेंट पर्सन है, मान लीजिए USA के हैं आप और इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं। USA का जॉन इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, तो इंडिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए उसका ऑथराइज सिग्नेटरी जो मिस्टर एक्स है, उसके पैन के बेसिस पे जो कि इंडिया में इसका बिजनेस देखता है, उसके पैन के बेसिस पे अपने आप को इंडिया में रजिस्टर कराएगा और उसे GST रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो USA के वाले के पास तो पैन नंबर होगा नहीं, उनके यहाँ कुछ और होगा, तो इंडिया में कैसे रजिस्ट्रेशन कराएगा? इंडिया में रजिस्ट्रेशन वो अपने बिजनेस पार्टनर या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज सिग्नेटरी जो होगा, उसके पैन नंबर के बेसिस पे GST में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो GST रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड है। इसके 2 एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। जिसके पास टैन हो उसको ज़रूरत नहीं है, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को पैन की ज़रूरत नहीं है। GST रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट बेस्ड है। स्टेट बेस्ड कहने का मतलब है कि हर एक स्टेट के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जहाँ जहाँ आपका बिजनेस है। 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन। इसके भी 2 एक्सेप्शन है। 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन, इसके भी 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है कि अगर आप OIDR सर्विस देते हैं। OIDR सर्विसेज क्या है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। जैसे नेटफ्लिक्स की आप सर्विसेज देते हैं, USA से बैठ के आप इंडिया में नेटफ्लिक्स की सर्विसेज किसी इंडिविजुअल या गवर्नमेंट को देते हैं, तो आपको उस केस में पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेके काम चला सकते हो। OIDR के लिए और भी फर्दर रिलैक्सेशन दी गई, इसके बारे में हम अलग से चर्चा रिलेवेंट टॉपिक में करेंगे। यहाँ के लिए इतना ही। मतलब नेटफ्लिक्स वाले या गूगल वाले कोई इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसके लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार जो यूनाइटेड नेशन बॉडी होती है या मल्टीलेटरल बॉडी होती है, जैसे यूनाइटेड नेशन या WTO, ऐसी कुछ बॉडी होती है, उनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बॉडीज को, यूनाइटेड नेशन की बॉडी को पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करा के काम चल जाएगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन से इनका काम चल जाएगा। तो नॉर्मली सभी के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना है, पर 2 एक्सेप्शन है। एक OIDR सर्विसेज जो देते हैं, दूसरा जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिन्हें कि UIN दिया जाता है। ऐसे केसेस में GSTN नहीं दिया जाता है। ऐसे केसेस में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN अलॉट किया जाता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट है कि जैसे मान लीजिए आपने मुंबई में अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, दिल्ली में अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, कोलकाता में अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, चेन्नई में अलग रजिस्ट्रेशन। तो मुंबई से दिल्ली को अगर आपने माल ट्रांसफ़र किया तो GST में
ध्यान दीजिएगा, यहाँ जीएसटी में ये सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी में ये सप्लाई माना जाएगा। अगर कोलकाता से चेन्नई ट्रांसफ़र किया तो दिल्ली में इसे सप्लाई माना जाएगा और इस पे जीएसटी चार्ज होगा और जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी लॉ से पहले वैट लॉ में, सीएसटी लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, पर जीएसटी में ये प्रोविज़न रखा गया सो दैट कि सीमलेस आईटीसी फ्लो हो सके। तो स्टॉक ट्रांसफ़र के केसेस में भी जीएसटी चार्ज होगा। ऐसी बातें कहाँ लिखी गई है? सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 2 में लिखा हुआ है। इसके बारे में आगे डिस्कशन आएगा तो हम चर्चा करेंगे। दूसरा है कि एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या एक स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आपके पास चॉइस है, 4 दुकान है, 4 रजिस्ट्रेशन लो या चारों दुकानों के बदले एक ही रजिस्ट्रेशन लो। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लो आपका SEZ का बिजनेस है, SEZ में आपका कोई बिजनेस है, तो किसी स्टेट, मान लीजिए यूपी है, मान लीजिए ये यूपी है, यूपी में आपका 2 दुकान है, एक SEZ में दुकान है, मान लीजिए ग्रेटर नोएडा में आपका IT का शोरूम है और एक है आपका गाजियाबाद में। तो ऐसे केस में मैंडेटरी आपको 2 रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। नॉर्मल रूल क्या था, एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन कराना है, पर चूंकि आपका SEZ में भी दुकान है, एक दुकान आपका गाजियाबाद में भी है, तो ऐसे केसेस में आपको 2 रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब गाजियाबाद जो ट्रीट किया जाएगा वो DTA मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया ट्रीट किया जाएगा, और SEZ में जो दुकान है आपका ये माना जाएगा आउट ऑफ इंडिया है। तो इसीलिए 2 रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मान लो ये ग्रेटर नोएडा में जो SEZ है, आपका SEZ में 4 दुकान है। जैसे ग्रेटर नोएडा है जो कि SEZ है, मान लो ये SEZ वाला एरिया है, इसमें आपका 1 2 3 4 मल्टीपल दुकान है। तो इन मल्टीपल दुकानों के लिए आपको पास ऑप्शन है, चाहे तो 1 रजिस्ट्रेशन करा लो या 4 रजिस्ट्रेशन करा लो, यू हैव द चॉइस। बट आपका SEZ के अलावा दूसरे जगह भी दुकान है तो आपको मैंडेटरी 2 रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक SEZ के लिए और एक गाजियाबाद के लिए। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो सिंगल रजिस्ट्रेशन के भी 2 ऑब्जेक्शन हमने देख लिए। अब आगे चलते हैं। ये भी हमने चर्चा कर लिया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है टैक्स बेस्ड है, हर एक एक्ट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स बेस्ड नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। रिसेंटली जीएसटी को ना आधार से लिंक कर दिया गया है। कहने का क्या मतलब है, जीएसटी में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, उन फ्रॉड को रोकने के लिए जीएसटी को आधार से लिंक किया गया। तो जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो अपने सभी नंबर को आधार से वेरीफाई करेंगे। अगर जिनके पास नहीं है तो उसके लिए अलग से कंप्लाइंसेस है, जिसके बारे में आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो आपको ऊपर पेनल्टी है अंडर सेक्शन 122, 10,000 रुपये या जो भी टैक्स आपने इवेड किया, जो भी टैक्स आपने जमा नहीं किया, दोनों में से जो भी हायर होगी वो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आपकी मान लो जिम्मेवारी, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट, आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर हो गया है तो आपके ऊपर ये जिम्मेवारी, आपके ऊपर लायबिलिटी है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर नहीं कराते तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की ये पेनल्टी है 10,000 या जो भी टैक्स आपने इवेड किया है। इसके अलावा आपको जेल भी हो सकती है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है अंडर सेक्शन 132। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि हम जीएसटी नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। जीएसटी दूसरा बात है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराए उसके बाद भी धंधा करते तो आपको अगर प्रॉपर ऑफिसर को, अगर कमिश्नर को पता चलता है तो आपको जीएसटी में सुओ मोटो रजिस्टर कर देंगे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर देंगे, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन किए कैसे टैक्स कलेक्ट, कहाँ जमा करोगे, किसके नाम पे जमा करोगे। तो टैक्स जमा करने के लिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा देंगे और जो भी आपका ऑब्लिगेशन है, जो भी आपकी जीएसटी की लायबिलिटी वो आपसे पे करवा लेंगे और
इसके अलावा आपको पेनाल्टी भी पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो बच जाओगे, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। अगर आपका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से एक्सीड कर रहा हो। तो यहाँ तक हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में एक ओवरव्यू देखा। हमने क्या क्या देखा, जीएसटी के बेनिफिट क्या थे। जीएसटी के बेनिफिट थे, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने से आपको राइट टू कलेक्ट जीएसटी मिल जाता है। आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और आपको लीगल रिकॉग्निशन मिल जाती है, कानून के नज़रों में रिकॉग्निशन मिल जाती है कि आप जेन्युइन सप्लायर हैं, ऐसा रिकॉग्निशन में। अब सवाल ये उठता है कि हु इज लायबल टू गेट द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन कराए। जैसा कि हमने देखा कि जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो क्या सर हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगी तो रजिस्ट्रेशन कराना है, या कुछ सहूलियत भी है। जैसे मान लो हमारा बिजनेस, कोई आपसे क्लाइंट आपके पास कहता है कि मान लो आपका बिजनेस फ्रूट का है या वेजिटेबल का है, या आपका एग में डील करते हो या बेंगल में डील करते हो या बिंदी बेचते हो, कुमकुम बेचते हो, इस टाइप के आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचते हो, तो क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है? नहीं, ऐसे केसेस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले सबसे पहले हमें सेक्शन 23 को पढ़ना पड़ेगा। हालांकि सेक्शन 22 में एग्जेम्पशन दी गई है, पर सेक्शन 22 में आने से पहले सेक्शन 23 को पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 23 में लिखा गया है कि किस पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, किस पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। जैसे फ्रूट वाला, वेजिटेबल वाला, अंडे वाले को रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना है, इसके बारे में सेक्शन 23 बताता है। सेक्शन 23 बताता है कि जो होली एग्जेम्प्ट गुड में डील करते हैं, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, एग, बेंगल, बिंदी, कुमकुम, या जो किसान है, या जो नील रिलेटेड गुड्स है, या जिस पर टैक्स नहीं है, या जो आरसीएम वाले गुड्स, या जैसे गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले हैं उनमें डील करते हैं, तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। आरसीएम का क्या मतलब है सर? आरसीएम का मतलब ये है जैसे कि जीएसटी, आपने कोई माल खरीदा, आपने कोई 1000 का माल खरीदा और उस पर 10% जीएसटी था, मान लो हाइपोथेटिकली 1100 रुपये आप पे करोगे सेलर को पे करोगे, आप बायर हो, और वो सेलर 100 रुपया जाके सरकार को जमा कर देगा, जो जीएसटी आपसे कलेक्ट करेगा वो जमा कर देगा। ये जो मैकेनिज्म कहलाता है, ये मैकेनिज्म एफसीएम कहलाता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम केस में क्या है कि जैसे आपने जीटीए की सर्विसेज ली है, जीटीए की सर्विसेज में आप 1000 रुपये की सर्विसेज ली हो, तो 1000 आप ट्रांसपोर्टर को दोगे और इस पे 5% मान लो जीएसटी है, तो 50 रुपये आपको अपनी जेब से गवर्नमेंट को देना है, सरकार को देना है, ट्रांसपोर्टर को नहीं। ध्यान रखिए, यहाँ गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को 50 रुपये देना है, ट्रांसपोर्टर को नहीं देना है। ये जो 50 रुपये आपने अपनी जेब से गवर्नमेंट को जमा कराए, दिस इज कॉल्ड आरसीएम, मतलब रिवर्स चार्ज। मतलब जो बायर है वही जाके खुद से अपने जेब से टैक्स जमा करा रहा है, सेलर जमा नहीं करा रहा है, सर्विस प्रोवाइडर जमा नहीं करा रहा, बायर खुद से ही जाके जमा करा। इस केस में सेलर जमा करा रहा था, पर आरसीएम के केस में बायर जमा करा था। तो जब बायर टैक्स जमा कराता है तो उसको आरसीएम कहते हैं। तो आरसीएम में अगर डील करते हैं, जीटीए में डील करते हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। और भी बहुत सारे मुद्दों है जो कि 9(3) में डिस्कस्ड है, उसे आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, कुछ केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका टर्नओवर इससे एक्सीड नहीं भी किया, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से एक्सीड नहीं भी किया, मान लिया आपका टर्नओवर 1000 ही है और आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आप पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है। आपको कंपलसरी अंडर सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन कराना है। बिना टर्नओवर, बिना थ्रेशोल्ड लिमिट को देखे हुए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसी प्रकार अगर आपने आरसीएम की सर्विस ली, मान लो जीटीए की सर्विस ली है, तो आपको जब टैक्स जमा कराना है, आरसीएम जमा कराना है, रिवर्स चार्ज जमा कराना है, तो जमा कराने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे जमा कराओगे।
और अगर आप कभी कभार बिजनेस करते हो, जैसे कैजुअल बिजनेस करते हो, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। नॉन रेजिडेंट जो है, मान लो यूएसए का जॉन है, उसको इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। ये सब सेफ गार्ड रखा गया है ताकि आप टैक्स लेकर भाग ना जाएं। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी तक हमने आज के क्लासेस में क्या देखा, हमने इसके मीनिंग को समझा और कौन से पर्सन लायबल है, फिर जीएसटी में कराने के क्या एडवांटेज है, क्या पेनल्टी है, नहीं कराए तो फिर जीएसटी के क्या फीचर्स है। अगले क्लास में हम लोग सेक्शन 22, 23 और 24 जो हमने अभी पढ़े हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ उससे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन जैसे एग्रीगेट टर्नओवर, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये सब डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो इसे आप मिस ना करें और अगले क्लास को ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव ए नाइस डे।